कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा रुहुल्ला सैयद रुहुल्ला मेहदी ने पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों के जरिए कश्मीर में मस्जिदों और मजहबी मुबल्लिगीन की मुबैना निगरानी पर एतराज जताया है। दरअसल मजहबी रहनुमाओं, मदरसों और इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए लोगों की फंडिंग और उनकी शख्सियत को उजागर करने के लिए बेहतर तरीके से समझने के लिए एजेंसियों ने अब वेरिफिकेशन का अमल शुरू किया है और इसी सिलसिले में सैयद आगा रुहुल्ला मेहदी ने तनकीद की है। न सिर्फ डेली आफ्टर मार्थ है, ये एक पर्टिकुलर राइट विंग आइडियोलॉजी जो इस मुल्क में इस निज़ाम को चला रही है, ये उसका प्रोजेक्ट है और सीधे लगता है कि ये कंट्रोल करना चाहते हैं दूसरे मज़ाहिब को जो उस आरएसएस की राइट विंग आइडियोलॉजी के साथ मुवाफिक नहीं है। इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हर मजहब और हर मजहब से वाबस्ता लोगों को उनके मजहब पे फ्रीली और बिला खौफ अमल करने की गारंटी है और राइट है। इस तरह की सर्वेलेंसेस, इस तरह की इंटिमिडेशन, इस तरह का कंट्रोल उस फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस पे इंफ्रिजमेंट है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ज्यादती है। बड़ी खबर यह है कि आखिर क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से इस तरह की वेरिफिकेशंस के अमल चल रहे हैं और क्या जो मजहबी इदारे हैं या मजहबी रहनुमा हैं, स्कॉलर्स हैं, क्या उन्हें इस बात का एतराज़ है? क्योंकि अगर इस तरह की बातें एक एमपी की जुबानी सामने आती है तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस गैप को फुलफिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले अपडेट लेते हैं, जानकारी के लिए ग्राउंड पे उतरेंगे। मीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मीर, सबसे पहले इस खबर की तस्दीक और इस खबर के हवाले से अब तक क्या कुछ आउटपुट सामने आया? वेल देखिए, बिल्कुल 2 दिन पहले एमपी आगा रुहुल्ला मेहदी की तरफ से ये एक इनविटेशन जारी हुए था कि आज वो पब्लिक के साथ एक मीटिंग करेंगे और ख़ासतौर पर ये सोरा के नज़दीक एक जुनेमर का एरिया आता है जहां पे आज उन्होंने लोगों के साथ मुलाकात की। हालांकि ये जुनेमर का एरिया अच्छन एरिया बेसिकली इस बात के लिए भी मशहूर है कि यहाँ पे कश्मीर डिवीजन की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी डंपिंग जो साइट जो है वो इसी पर्टिकुलर एरिया में है और उसके हवाले से हमने कई बार प्रीवियसली रिपोर्ट्स भी शेयर की हैं और वहाँ के लोगों की लगातार ये मांग रही थी कि एमपी आगा रुहुल्ला वहाँ पे आए और लोगों के जो अभी तक जो मसाइल रहे हैं उन मसाइल के हवाले से उनके साथ बातचीत करें और सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करें और उसके लिए कहीं ना कहीं पे कोई सदा असबाब जो है वो पैदा किए जाए। तो ये आज इस बेसिक जो इस मुलाकात की जो सूरत हाल जो है वो अर्ली मॉर्निंग देखने को मिली और इस पूरी इंटरेक्शन के बाद तकरीबन 11 मिनट 45 सेकंड जो है आज एमपी आगा रुहुल्ला मेहदी ने मल्टीपल टॉपिक्स को लेकर मीडिया के साथ जो है इंटरेक्शन की और उसमें उन्होंने कई सारे मुद्दे उठाए और शहर फहरिस्त की अगर हम बात करें तो उन्होंने सबसे पहला मुद्दा यहाँ पे उठाया कि जो रिसेंटली जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एक एक्टिविटी यहाँ पे हो रही है जो खासतौर पर यहाँ पे मसाजिद हैं उनके जो मुंतजमीन हैं उनके हवाले से जो पूरी डिटेलिंग जो है वो करंटली की जा रही है सो दैट कि उनके जो जितने भी एक सिस्टम जो है जो मैनेजमेंट का एक प्रोसेस जो है उसके बारे में पूरी तरह से कश्मीर पुलिस को जो है उसकी आगाही रहे और उसके साथ साथ जो अकाउंट्स की जो ट्रांजेक्शंस हैं उसके बारे में भी बाज़ाब्ता तौर पर मालूमात जो भी श्रीनगर पुलिस जो है वो हासिल करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। उसके पीछे अगर आप बैकग्राउंड देखें तो शायद कई सारे ऐसे रीजंस देखने को मिल रहे हैं। सबसे बड़ा रीजन ये देखने को मिल रहा है कि जो रिसेंटली दिल्ली ब्लास्ट हुआ, व्हाइट कॉलर लोगों की जो है उसमें हमें जो इंक्लूजन है वो देखने को मिली, उसकी वजह से जो शक का एक दायरा जो है वो काफी बड़ा अभी बन चुका है। हालांकि उसके हवाले से आज भी एक बड़ी खबर जो है वो देखने को मिली थी जिसमें एलजी मनोज सिन्हा ने करीबन 5 लोगों को आज नौकरी से बरतरफ कर दिया। तो इसका जो इन्वेस्टिगेशन का और इसका जो एक सर्वेलेंस का जो सफेयर जो है वो काफी बढ़ चुका है और कोशिश यही की जा रही है कि जितने भी यहाँ पे निज़ाम है, चाहे हम मदरसों की बात करें, मसाजिद शरीफ की बात करें, जो भी वहाँ पे निज़ाम चल रहा है उस निज़ाम के बारे में प्रॉपर मालूमात जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस की पास हो। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो कॉलोनीज में भी इससे पहले भी कई सारी एक्टिविटीज की गई हैं जिसमें अगर हम देखें तो जो टेनेंट्स कॉलोनीज में रहने उनके बारे में भी जो है पुलिस ने कहा था कि जो सारी डिटेल्स जो है वो पुलिस को फराहम की जाए क्योंकि किसी भी तरीके से कोई इलीगल एक्टिविटी अगर किसी लोकेशन पे होती है तो उसके बारे में पूरी डिटेलिंग जो है जो तफसीलात जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस के पास पहले ही तैयार हो ताकि लोगों को किसी भी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचे। एंड जब आप इस सारी सिचुएशन को कंक्लूड करते हैं तो कहीं ना कहीं पे आपको पब्लिक सेफ्टी या सिक्योरिटी ही जो है नजर आती है जिसको लेकर
करंटली जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से ये एक्टिविटीज की जा रही है। लेकिन आज जिस तरह से एमपी अगर उल्ला मेहदी ने कहा कि ये जो सूरत हाल जो है ये पर्टिकुलर एक रिलीजन के बारे में देखने को मिल रही है और उनको कहीं ना कहीं पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने आरएसएस का भी इसमें नाम लिया। उन्होंने कहा कि एक आरएसएस की एक स्ट्रैटेजी जो है वो यहाँ पे इम्पोज करने की कोशिश की जा रही है। अब जो आने वाले वक्त में बकौले उनके कि जो इमाम होंगे वो फ्राइडे को वही खुतबा पढ़ेंगे जो उनको आरएसएस की तरफ से मिलेगा, या जो उनको डायरेक्शंस दी जाएंगी अकॉर्डिंग टू दैट जो वो है अपने खुतबे अब लोगों के सामने रखने की कोशिश करेंगे। तो उनका मानना है कि ये कहीं ना कहीं पे थोपा जा रहा है, एक जबरदस्ती की जा रही है और जहाँ पे एक रिलीजन के अपने हुकूक है, राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, वो उनको कहीं ना कहीं पे उनको पामाल होते हुए नजर आ रहे हैं। जिसको लेकर उन्होंने आज इस बात की बिल्कुल साफ तौर पर तनकीद की कि इसको जो एक रिलीजन का जो प्रोसेस है उसमें एक पॉलिटिकल जो एक इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रही है और फोर्सफुली इन सभी चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। तो ये उनका एक अलग नजरिया है चीजों को देखने का। लेकिन लार्जर पर्सपेक्टिव में जब हम देखते हैं कि लार्जर फ्रेमवर्क में देखते हैं तो कहीं ना कहीं पे ये सारी जितनी भी एक्टिविटीज करंटली जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से की जा रही है उसमें सोसाइटी के हर एक कॉर्नर को साफ सुथरा रखने की लगातार कोशिश की जा रही है और उसमें मल्टीपल एक्टिविटीज जो है हमें देखने को मिल रही हैं। अगर आप पिछले महीने की बात करें तो लाल चौक एरिया के मल्टीपल एरियाज में जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से कई सारे ऐसे जो है सरप्राइज ठीक है, इस इंसिडेंट के बारे में भी हम आपसे जानेंगे तफसील से, लेकिन एक चीज जो बीच में कहीं छूट न जाए इस वजह से जानना जरूरी है मीर कि किसी चीज का वेरिफिकेशन, किसी चीज के बारे में जानना और तमाम तर खदशात को दूर करना एजेंसियों और पुलिस का काम है, वो कर सकते हैं और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर एमपी की जुबानी इस तरह की बातें सामने आ रही है तो क्या फोर्सफुली या किसी और दूसरे ऐसे तरीके से किसी को इल्जाम के दायरे में लाने की कोशिश करना या फिर जानबूझ करके किसी को हरासा करना या किसी को परेशान करने की कोशिश के नतीजे में कोई कदम उठाना वगैरह वगैरह, क्या इस तरह की कोई चीज ऐसी सामने आई है अब तक? क्योंकि वेरिफिकेशन का अमल अगर हो रहा है तो जैसे मैं आमिर हूं, आप उमर हैं, तो इसमें जानने में पहचानने में किसी भी एजेंसियों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर हम वो तमाम तर चीजें एक प्लेट में सजा करके रखते हैं तो ठीक है, वो सारी चीजें अपनी जगह है। लेकिन क्या इस जांच के अमल में किसी भी तरह की कोई कोताही, किसी तरह के कोई इल्जामात या कुछ भी बयानिया सामने आया है अब तक? वेल देखिए, अभी अगर इस पर्टिकुलर प्रोसेस को देखें जहां जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से ये एक्टिविटीज हो रही हैं और वहीं पे आज एमपी अगर मेहदी की तरफ से ये स्टेटमेंट जारी हुआ है, तकरीबन जहां तक एक्सपर्ट्स का मानना है, जो उनका व्यू पॉइंट है, तकरीबन 4 स्ट्रैटेजीज इसमें कहीं ना कहीं पे नजर आ रही हैं। एक स्ट्रैटेजी ये है कि आप बिल्कुल सोसाइटी को साफ करना चाहते हैं, कहीं पे भी अगर इस तरह के इलीगल जो एलिमेंट्स जो है या जो हाइब्रिड मैनर में काम कर रहे हैं उनको किसी भी तरीके से जो है एक्सक्लूड किया जाए, उनको मतलब सोसाइटी से बाहर किया जाए, उसको लेकर पुलिस की एक्टिविटी चल रही है। वहीं पे अगर आप देखें तो एक रिलीजियस स्ट्रैटेजी जिस तरह से एमपी अगर मेहदी का मानना है कि आरएसएस की तरफ से अब डिक्टेट किया जाएगा जो खतीब है कि वो मसाजिद में आप जुम्मे के रोज कौन सा खुतबा जो है पेश करेंगे, तो उनके मानने के हिसाब से एक पॉलिटिकल एक स्ट्रैटेजी जो है वो इसमें इंक्लूड की जा रही है। वहीं पे अगर आप सोशल सिक्योरिटी एंड सेफ्टी की बात करें तो जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि सोसाइटी में किसी भी तरह से कोई भी ऐसा शरपसंद अनासर ना बचे, चाहे हम उसमें ड्रग्स की बात करें जो नार्कोटिक्स के साथ डील कर रहे हैं, चाहे स्मगलर्स की बात करें, पेडलर्स की बात करें, या जो इसको किसी भी तरीके से जो है यहाँ पे वारिद करने की कोशिश करें, ऑन टेररिस्ट की बात करें जो इसको यूज करके जो है वहां से अपने मफाद हासिल करते हैं, या यहाँ पे बाकी जितने भी सोशल इवेल्स हैं उनको लेकर लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस कोशिश कर रही है कि उनको हर एक फर्द के बारे में प्रॉपर नॉलेज हो, सो दैट कि अगर किसी भी लोकेशन पे कोई भी ऐसा अनटुवर्ड इंसिडेंट होता है, या आपने रिसेंटली देखा होगा कि अगर हम श्रीनगर के पाछाबाग इलाके की बात करें तो वहां पे एक दो जो पंडित कपल थे उन पे हमला हुआ था। हालांकि उसमें जो कल्प्रिट पाया गया था वो आउट ऑफ स्टेट रहने वाला था, विवेक बात्रा जिसका नाम बताया गया था। लेकिन अगर शायद उस पंडित कपल ने पहले ही पुलिस को इस बारे में मुतला किया होता कि वो अपने घर में इस पर्टिकुलर नाम के शख्स के
को टेनेंट रखने वाले हैं, तो शायद अगर पुलिस ने उसमें कार्रवाई की होती, पूरी डिटेलिंग हुई होती, तो शायद उस कश्मीरी पंडित पे वो हमला नहीं होता। तो एक प्रोएक्टिव मैनर में और एक प्रेयर लेवल में जो एक इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है, सो दैट कि सभी चीजें डॉक्यूमेंटेड रहे, चेकआउट रहे, ताकि अगर कहीं पे भी कोई ऐसी एक्टिविटी हो जाती है तो उसको पहले ही जो है सरमुहर किया जा सकता है। अब जहां पे पिछले अगर हम देखें तो कई सारी ऐसी बैनर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका ताल्लुक कहीं ना कहीं पे इस तरह की सूरत हाल में रहा है, चाहे हम जमात इस्लामी की बात करें या हुर्रियत कॉन्फ्रेंसेस के अलग अलग जो एलाइड एटलीस्ट 22 जो हमें उसके ब्रांच नजर आते हैं, उनकी भी अगर कहीं ना कहीं पे जो कनेक्टिविटी है वो देखने को मिलती है। लेकिन इन सभी चीजों को पहले ही कैसे जो है साफ सुथरा किया जा सकता है, उस हिकमत अमली को मद्देनजर रख के जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से ये कार्रवाइयां जो है लगातार हमें जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है। अब पॉलिटिकल लेवल पे या एक पर्टिकुलर पर्सन की क्या आइडियोलॉजी है, वो किस तरह से इसको देखता है, उसका अपना पर्सपेक्टिव है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक को आजादी है वो अपनी बात को रख सकता है। लेकिन तथ्य कहाँ पे क्लियर आउट हो जाते हैं, फैक्ट्स कैसे ट्रुथ रिवील करते हैं, वो आने वाला वक्त बता सकता है। लेकिन एज ऑफ नाउ जिस तरह से यहाँ पे पब्लिकली इस बात को लेकर कहीं पे कोई रिजेंटमेंट देखने को नहीं मिला है, चाहे हम इमामों की बात करें, खतीबों की बात करें, या अगर हम देखें तो मीरवाइज की तरफ से भी, तो इस तरह के कहीं पे कोई बड़े स्टेटमेंट्स जो है हमें इस बारे में देखने को एज ऑफ नाउ नहीं देखने को मिल रहे। लेकिन आज जिस तरह से ये स्टेटमेंट जाहिर हुआ है, इसका जो एक रिपल्शन जो है, एक रिएक्शन जो है, शायद आने वाले वक्त में हमें देखने को मिल सकता है। और डेफिनेटली क्योंकि आरएसएस का नाम लिया गया है और यहाँ पे पॉसिबिलिटी जो है, एक कनेक्शन जो है वो देखा जा सकता है कि मे भी हो सकता है कि या तो उनकी तरफ से कोई रद्द-ए-अमल इसको लेकर आ सकता है, या पॉलिटिकल स्फीयर्स में अगर हम देखें तो जहां पे अपोजिशन में भारतीय जनता पार्टी है तो उनका भी स्टेटमेंट जो है इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के हवाले से इन रिस्पॉन्स आ सकता है। लेकिन एज ऑफ नाउ इन लार्जर स्फीयर अगर हम देखें तो पब्लिक से इस तरह की कहीं पे कोई रिजेंटमेंट की जो सूरत हाल जो है वो देखने को नहीं मिल रही है, जहां पे उनका ये कहना हो कि आरएसएस की तरफ से एक कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर जो है पर्टिकुलर रिलीजन के हवाले से करने की कोशिश की जा रही है। इनफैक्ट शायद कहीं ना कहीं पे लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए इससे भी कई ज्यादा जो इकदाम जो है जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से लगातार उठाए जा रहे हैं। चाहे हम उसमें साइबर सिक्योरिटी की बात करें, आपने देखा होगा कि करोड़ों की जो रकूमात जो है उन लोगों को वापस कराई गई, जो लोग इलीगली फ्रॉड के जरिए यानी कि साइबर फ्रॉड के जरिए उनसे वो वसूली गई थी, लूटी गई थी। कई सारे पर्सपेक्टिव जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस वक्त हाथ में रखे हैं और हर एक पर्सपेक्टिव को मद्देनजर रख के ये कार्रवाइयां की जा रही हैं और कोशिश ये की जा रही है कि जो एक साफ सुथरा माहौल हमें पिछले कुछ बरसों से जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है, इसको और ज्यादा मजीद बेहतर बनाया जाए। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर के लोग भी यही चाहते हैं और ठीक है, अगर एजेंसियों की यही सोच है, यही नीयत है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर इससे दो चीजें जो खास तौर पे है कि अगर इससे किसी भी मजहबी तंजीमों को ये लगे कि भाई इनका वेरिफिकेशन हो रहा है और दहशतगर्दी से इनका ताल्लुक हो सकता है या है, तो यकीनन ये चीजें गलत होंगी, क्योंकि किसी के ऊपर कीचड़ उछालने जैसा होगा। क्योंकि मदरसे या फिर मजहबी स्कॉलर्स या फिर इससे जुड़े हुए तमाम तर वो लोग जिनका दामन साफ है और जिन्होंने किसी भी तरह के गैर कानूनी काम में अपने आप को कभी नहीं झोंका, यकीनन उनकी छवि को खराब करने जैसा हो सकता है। लेकिन अगर इस तरह के कोई प्रोस्पेक्टिव नहीं बनते हैं तो दैट्स गुड, अगर ये सारी चीजें हो रही है तो, और यकीनन इस चीज को वेलकम करना चाहिए। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम इस तरह की चीजें सामने आ रही है तो उसका अपोज भी होना चाहिए। शुक्रिया तमाम तर बेहतरीन मालूमात, तमाम तर जानकारी के लिए। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं। वैसे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी किसी एक स्टेट में नहीं होती, हर स्टेट में होती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन अभी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की बात क्यों हो रही है? क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी खोलने की बात, इलेक्शन जो अभी हुए थे, ज़िमनी इंतखाबात, उस टाइम पे सामने आए थे। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को जम्मू में एस्टेब्लिशमेंट करने की मांग को लेकर के लॉ स्टूडेंट और वकील आमने सामने आए। उसको लेकर के अवाम को अपने साथ जोड़ने और बेदार करने की मुहिम भी शुरू की। यूनिवर्सिटी की मांग कर रहे नौजवानों ने उमर अब्दुल्ला को जवाब देते हुए आंकड़े साझा किए, जहां कब कौन कौन से इदारे कश्मीर को मिले हैं, जम्मू से पहले मिले हैं, और इसकी जानकारी भी दी कि नौजवानों ने यह कहा कि खास तौर पे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का जो मुद्दा है, सियासत इसमें नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा चीजें बिगड़ जाती है। जब भी भारत के कई राज्यों में कहीं भी 2 या 3
NLU कायम हो सकता है किसी और रियासतों में, किसी और राज्य में, तो जम्मू कश्मीर में भी हो सकता है। कश्मीर के लिए अलग, जम्मू के लिए अलग। ऐसे में जम्मू कश्मीर में कोई भी तनाज़ा नहीं बनेगा और किसी भी तरह की सियासत भी नहीं हो पाएगी। लॉ यूनिवर्सिटी को जम्मू में स्थापित करने के लिए लगातार मांग अब उठना तेज हो गई है। हम सियासी धड़ों में अलग अलग स्टेटमेंट इसको लेकर सुन ही रहे हैं। वहीं लॉ के स्टूडेंट्स और खास तौर पर जो अभी के समय में लॉ कर रहे हैं विद्यार्थी, वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को जम्मू में यहाँ पर बनाने की मांग को लेकर अब धीरे धीरे करके बाहर आ रहे हैं और हमें लगातार उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स भी सुनने को सामने आ रही हैं। आज एक बार फिर से महाराजा हरि सिंह के स्टैचू के पास कुछ यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है, लॉ स्टूडेंट्स, एडवोकेट्स जो हैं वो इकट्ठा हुए हैं और जो यूनिवर्सिटी है उसको जम्मू में बनाई जाए, इसकी मांग को लेकर एक बार फिर अपनी प्रखर आवाज उठा रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम केशव शर्मा है। केशव, मुझे ये बताइए, हमने कल ही उमर अब्दुल्ला का बयान सुना, उसके बाद बीजेपी की तरफ से भी बयान आया, पॉलिटिक्स इसके ऊपर हो रही है। हालांकि उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि अभी तक हमने डिसाइड नहीं किया कि ये श्रीनगर में ही बनेगी, लेकिन पहले उन्होंने बडगाम के लिए हामी भरी हुई थी। तो अब आपको क्या लग रहा है कि चीफ मिनिस्टर के इस बयान के बाद क्या नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का जो इशू है, जो मुद्दा है, ये बड़ा बनने वाला है और जम्मू को फिर एक बार एक एजिटेशन के लिए तैयार होना पड़ेगा? जी देखिए, आप पहले भी जितने भी इश्यूज देख रहे हैं वो हमेशा से ही इशू यही उठा रहे हैं, कंट्रोवर्सी भी यही क्रिएट कर रहे हैं। SMBDU भी आप अगर देखिए या एम्स वाला भी देखिए, जिसमें हमने ही प्रोटेस्ट करके हमने वह अपने ले लिया, तो ये भी एक इशू यही क्रिएट कर रहे हैं और यही चाहते हैं कि हम लड़ते रहे, हम जो भी करें, हम कभी आगे ना बढ़ें। ये चाहते हैं कि हम कभी आगे ना बढ़े, मगर ये हम यही चाहते हैं उनसे कि ये चीज़ हमसे ना करवाए। हम सिर्फ एक यूनिवर्सिटी चाहते हैं और उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि NLU यहाँ पर भी मिले तो वहाँ पर भी मिले, क्योंकि सेक्शन 3 ऑफ जम्मू कश्मीर NLU एक्ट 2019 ये कहता है कि 2 या 2 से ज़्यादा आप बना सकते हो एक यहाँ पर भी। तो महाराष्ट्र में भी 3 बनाए हुए हैं, MP UP में भी 2-2 NLUs बनाए हैं। तो आप जम्मू में क्यों नहीं NLU दे सकते हो या श्रीनगर में ही क्यों दे रहे हो? और ये उसी टाइम पे इन्होंने क्यों बोला जब बडगाम के इलेक्शन हो, अब वहाँ पर हार गए हैं तो अब ये बोल रहे हैं कि अभी तक हमने कुछ नहीं बोला। लेकिन हालांकि इन्होंने ये भी बोला था कि बडगाम में हम एक वो देखी है, हमने बिल्डिंग देखी है, वहाँ पर हम क्लासेस शुरू कर देंगे और इन्होंने 50 करोड़ का वो भी कर दिया है सैंक्शन। तो आप इससे क्या जताओगे कि हम बेवकूफ़ हैं, हमको पता नहीं चलता है कुछ? तो आप बताइए फिर आप क्या बोलना चाह रहे हो? क्या नाम है आपका? सर, एडवोकेट केतन, LLM स्कॉलर, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ। केतन, आप मुझे ये बताइए कि जिस तरह से साफ तौर पर अभी हम देख रहे हैं और उमर अब्दुल्ला की स्टेटमेंट्स भी सामने आ रही हैं, आपको लग रहा है कि ये एक बड़ा इशू बनने वाला है और विद्यार्थियों को ज़्यादातर जम्मू प्रोविंस के इनको बाहर निकलना पड़ेगा अगर यूनिवर्सिटी यहाँ लानी है, या फिर अगर बडगाम में बनती भी है तो क्या बच्चे वहाँ पढ़ने नहीं जा सकते? सर, बाहर क्या निकलना पड़ेगा? आज लोहड़ी का त्यौहार है, हम घरों में नहीं गए हैं, हम इन्हीं का क्लैरिफिकेशन लोगों को दे रहे हैं। सर, मैं इनकी कल की जो इन्होंने अपनी बाइट दी है अपने उमर अब्दुल्ला साहब ने, सबसे पहले जो पहली बात आई, मीडिया ने पूछा कि सर ऐसे ऐसे कंट्रोवर्सी चल रही है, कौन सी कंट्रोवर्सी? मैं इनको आज जवाब देना चाहता हूं। सर, ये वही कंट्रोवर्सी है जिसके लिए कश्मीर में GMC पहले गया, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पहले गई, शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पहले गया, चेस्ट डिजीज पहले गया, बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल पहले गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पहले गई, एम्स पहले गई। जनाब, ये वही कंट्रोवर्सी है जिसके लिए मीडिया आपसे सवाल पूछ रही है। दूसरा सवाल इन्होंने पूछा, मीडिया वालों ने, जम्मू में खुलने की बात कर रहे हैं, आगे से इंस्टेंट रिस्पॉन्स आया, सोचा भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये जब इन्होंने बोला क्यों, इसका आंसर ये है सीधा सीधा कि जो अपने IIT और IIM है, इन्होंने हमको बोला IIT IIM मिला ना। जनाब, आपने नहीं दिया, ये भी लोगों को बताओ। आपने ये तो बता दिया कि IIT और IIM मिला हुआ है, तो अब हमने इसमें क्या करना है? अब ये गलत है, ये भी जनता को बताओ ना कि IIT से पहले NIT श्रीनगर में है। NIT भी कौन सा? जिससे पहले वहाँ पे REC होता था। REC में आप जनता को बता दूँ, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते थे जिसमें इंजीनियर्स बनाए जाते थे, वो भी कश्मीर में था। इन्होंने उसको ही कन्वर्ट किया था पॉलिसी के तहत NIT में, जिसके लिए ये IIT को वहाँ पे नहीं लेके जा सकते थे क्योंकि इनके पास NIT था। जनाब, ये भी अपने मीडिया में बताओ ना। दूसरी बात इन्होंने कही कि इनको दिया। जनाब, इन्होंने IIT नहीं दिया था, दिल्ली से तय होके आया था 2013 के बाद कि वो जाना ही जम्मू में है, इनसे तो पूछा ही नहीं गया था उसमें। दूसरी बात इन्होंने बोला IIM भी है। जनाब, मीडिया के तहत ये भी बताओ कि हमारे पास भी IIM का श्रीनगर में कैंपस है, वो क्यों नहीं बता रहे हो आप एक बेसिकली जो एजेंडा चला रहे हो, आपने इंस्टेंट बोल दिया कि हम यहाँ पे नहीं देंगे। तीसरी बात इन्होंने बोली
तब बराबरी की बात आपने क्यों नहीं की? जनाब हम तो ऑलरेडी घाटे में है, अगर हमको NIT IIT मिली है तो वो हमारी बराबरी का हिस्सा है। हम इसी क्यों बोलेंगे हम कि हमें ये भी क्यों दे रहे हो, ये भी आप ले जाओ। अगला इन्होंने बोला है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी वाली डिस्क्रिमिनेशन क्यों? जनाब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, आपने एक बडगाम में दिया, आप 3 और बडगाम में दो, लेकिन NLU एक्ट कहता है एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हो सकती हैं, हमारे हिस्से की एक दे दो, आप 3 लो 4 लो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। अगला सर इन्होंने बोला आप हम पे छोड़िए, हम देख लेंगे। सर पिछले 100 साल से ये जो ड्रामा हमारे पास चल रहा है कि पहले श्रीनगर फिर जम्मू, पहले श्रीनगर फिर जम्मू, हम किस हक से ये हमें कह सकते हैं कि हम पे छोड़ दो? हम ब्लाइंड है, हम पागल हैं, हमें समझ नहीं आता आप हमारे साथ क्या करते हो, और आप कह रहे हो हम पे छोड़ दो, हम आपका डिसीजन करेंगे। जनाब डिसीजन आप करोगे, आप उस कुर्सी पे बैठे हुए हो, लेकिन ये पक्की बात है उस डिसीजन को फेयर होना पड़ेगा, अदरवाइज हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगली बात सर, इन्होंने उसके बाद बोला कि हमने अभी तक कहीं पे भी अनाउंस नहीं किया है। सर ये 100% डिप्लोमेट आंसर था जब इन्होंने पूरी बाइट दे दी। क्यों डिप्लोमेट था सर? बडगाम इलेक्शन से पहले आपने 50 करोड़ रुपया वहाँ पे अनाउंस करके बडगाम में यहाँ पे दी, ओमपुरा में इन्होंने अनाउंस की। क्यों? वहाँ पे इलेक्शंस थी इसलिए। अब जब आप इलेक्शंस में वहाँ पे हार गए, आपको वोट नहीं मिले, आपने कह दिया हमने दी नहीं है अभी तक कहीं पे भी, हम ये अभी सोच रहे हैं कहाँ पे देनी है। सर लॉलीपॉप है जो आप सबको जो बोलेगा उसके मुंह में डाल दोगे, चुप करा दोगे, आगे बढ़ जाओगे। सर आपकी एक एक एक्टिविटी हम समझ रहे हैं, आप हमारे साथ क्या कर रहे हो। हमारी छोटी सी मांग है कि NLU 2 बन सकती हैं, आप इंटेंशनली हमारी मत काटो। क्यों? क्योंकि उतने ही हमारे रोजगार बढ़ेंगे, उतने ही बच्चे लॉ कर पाएंगे। एक और सर मैंने हर मीडिया के थ्रू ये बात पहुंचाई, आपके द्वारा भी पहुंचाना चाहूँगा। जैसे ही सर ने बाइट दी, एक मीडिया पे एक प्रोपेगेंडा चला, एजेंडा बनाने की कोशिश की गई नेशनल मीडिया में कि जब श्रीनगर में कोई यूनिवर्सिटी आती है तो जम्मू के बच्चे डिस्क्रिमिनेशन याद आ जाता है, बट जब जम्मू में आती है कश्मीर के बच्चे वेलकम करते हैं। मैं आज नेशनल मीडिया को बताना चाहता हूँ सर, पत्थर मारे कश्मीर के बच्चे, पाकिस्तान जीते जश्न मनाए कश्मीर के बच्चे, कश्मीर के बच्चे वो बड़े होकर लीडरशिप बने, टेररिस्ट लीडर बने बुरहान वानी जैसे। कश्मीर के बच्चे हो के बड़े हो के वो लीडर बने जो कहें कोई तिरंगा उठाएगा हम उसको कंधा देने वाला कोई नहीं बचेगा। और सर गलत जम्मू के बच्चे, हम तो सर बड़ी शांति से आपको कह रहे हैं। लेकिन ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स थी ना कि जो तिरंगे को कंधा देने वाले लोग किसी बच्चे नहीं है, तो क्योंकि अगर देखिए तो महबूबा मुफ्ती की तरफ से कहा गया था जब 370 हटाने के बाद। सर हम किसी का नाम ले, हमें नहीं जरूरत है वो किसने बोला था किसने नहीं बोला था, वो एंटी नेशनल स्टेटमेंट थी। अगर ये हम पे बोलेंगे कि जम्मू के बच्चे गलत है, हम वो हर एक इनकी स्टेटमेंट कोट करेंगे मीडिया में आके, जिसके तहत ये कहते हैं कि श्रीनगर के बच्चे अच्छे हैं और जम्मू के। सर हम क्या कह रहे हैं आपको? हम कह रहे हैं कि आप भी रखो हमें भी दो। आप इसको ऐसा क्यों बना रहे हो? क्यों ये क्या बात हुई? क्यों? उमर अब्दुल्ला की जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, आपको लग रहा है वो सिर्फ कश्मीर को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जम्मू को जो है वो डीफोकस करके वो हर मैक्सिमम चीज़ों के डिनायल मोड के ऊपर ही है? सर पहले हम क्वेश्चन ऑफ डाउट दे रहे थे कि नहीं यार हमें एक बार वहाँ पे पहुँचना चाहिए, बात पहुँचानी चाहिए। कल तो सर हम श्योर हो गए ना क्यों से, कि इनको देनी क्यों है, इनको IIT IIM मिला तो है, अब क्यों देनी है। अब हम श्योर है क्योंकि क्लियर है, दुनिया को क्लियर है। अब आप इसको जो मर्जी एंगल देने की कोशिश करो, लेकिन बात यह है NLU पे जम्मू कश्मीर के बच्चों का राइट है। मैं सभी जम्मू कश्मीर के बच्चों का राइट है और जम्मू का भी राइट है, उतना ही राइट है। अगर आप एक वहाँ लेके जाओगे, सर ऑल वेदर सीजन यहाँ पे है। और सर सबसे बड़ी बात है, अगर हमको सेंटर पैसा, मतलब ये स्टेट का क्वेश्चन है वैसे तो, इसके जो अपने चांसलर है वो अपने चीफ जस्टिस साहब रहेंगे। अगर आप 2 दे सकते हो तो आप 1 पे क्यों अटके हुए हो? बस इतनी सी हमें बता दो। तो साफ तौर पर यहाँ अगर आप देखेंगे ये एडवोकेट्स हैं और इनकी यही मांग है, अगर बाकी राज्यों में किसी में 3 या किसी में 2 हैं तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं बन सकते? और अगर इसको दे दिए जाए तो यकीनन ये कोई राजनीति का विषय बनेगा नहीं। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से ख्वाहिश पटियार की रिपोर्ट। तो बड़ी बात यह है कि इस वक्त फिर से एक नया तनाज़ा शुरू हो चुका है, खासतौर पे जम्मू वर्सेस कश्मीर के तनाजुर में चीज़ों को देखिए तो, क्योंकि इससे पहले माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज का जो मामला था, या फिर ये कहिए कि कोर्स रद्द करने की जो बात थी, वो अभी तक ठंडा नहीं हुआ है, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो अभी बाकी है। दूसरी तरफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो कि हर स्टेट को मिलता है और मिलना भी चाहिए जम्मू कश्मीर को, उसमें एक नया तनाज़ा। ग्राउंड पे उतरते हैं और सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। ख्वाहिश ने आज दिन भर इन प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने की कोशिश की थी और जो लोग इसकी मुखालिफत कर रहे हैं या सॉल्यूशन दे रहे हैं उनसे बात करने की कोशिश की थी। क्या कुछ रहा आज और इस प्रोटेस्ट को कितना सपोर्ट हासिल हुआ? ख्वाहिश आमिर, तो मैं आपको पर्टिकुलर के बच्चों की बात बताऊं तो आज लोहड़ी की छुट्टी की फेस्टिवल था, उसके बावजूद ये लोग बाहर निकले। कुछ पोस्टर्स इन्होंने बनाए थे और महाराजा हरि सिंह का स्टैचू, जो कि जम्मू के सेंटर ऑफ द हार्ट, जिसको आप कह सकते हो कि शहर का दिल, जम्मू तवी ब्रिज, जहाँ पर महाराजा हरि सिंह का स्टैचू लगा है, वहां पर इकट्ठा हुए और कहीं ना कहीं लोगों को संदेश देने के लिए और एक अपनी सपोर्ट देने के लिए भी, लेने के लिए भी ये लोग जो है
वो लोगों के सामने आए। हालांकि ज्यादा संख्या नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी इसको लेकर जो है समय समय पर लॉ डिपार्टमेंट जम्मू यूनिवर्सिटी के बच्चे जो आते रहे हैं, सामने उन्होंने स्टेटमेंट दी है। साथ ही साथ इसको लेकर और कई सोशल जो आप कह सकते हैं कि वर्कर्स हैं, वो भी कई सारी इस चीज को बोल चुके हैं, या फिर जो प्रोमिनेंट लोग हैं इसके ऊपर रिएक्शन दे चुके हैं। सियासी रिएक्शन भी आना शुरू हुए, खासतौर पर चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया, उसके बाद बीजेपी की तरफ से बाकी दल जो है वो भी अपनी तरफ से इसको लेकर अपनी तरफ से बयान दे रहे हैं। लेकिन इन छात्रों का साफ तौर पर ये कहना है कि हम आ रहे हैं, हम उमर अब्दुल्ला ने जो स्टेटमेंट दी उसको कोट करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए हम बाहर आए हैं, और हमने आना जरूरी समझा कि आप हम पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। अगर यूपी में अब 3 हो सकती हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, महाराष्ट्र में मल्टीपल हो सकती हैं, और राज्यों में जो है पॉपुलेशन के आधार पर या फिर एरिया वाइज आधार पर इनके जो आप कह सकते हैं कि आंकड़ा बड़ा हुआ होता है, तो जम्मू कश्मीर में 2 क्यों नहीं बना सकते? आप एक कश्मीर बना दीजिए, जम्मू में बना दीजिए, तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर अन्यथा इसको बनाना भी है तो आप इसको ऑल वेदर जो लोकेशन है वहां पर आप ले आइए, चाहे वो जम्मू के प्रोविंस के उधमपुर में ले लीजिए या फिर रामबन में ले लीजिए, जहां पर बंद ना होनी पड़े किसी वेदर के कारण यूनिवर्सिटी को। ये इन्होंने कहा। साथ में कई सारे तर्क किए, जिस तरह से बताया गया, उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ठीक है जम्मू को IIT IIM मिला, तो उन्होंने कहा कि इससे पहले बड़े सारे इंस्टीट्यूशन हैं वो डायरेक्टली से पहले कश्मीर डिवीजन में ही श्रीनगर में ही खुले हैं, जिसमें कि शोरा स्किन हॉस्पिटल की बात की गई, बोन एंड जॉय हॉस्पिटल की बात की गई, उसके अलावा NIT की बात की है। NIT बहुत प्रोफेशनल वहाँ का एक इंस्टीट्यूशन है, बहुत काबिल बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं, वो श्रीनगर में है। तो ये तमाम चीजें हैं। और भी अगर हम जम्मू की अगर पास्ट हिस्ट्री की देखें तो यहाँ पर इनको जम्मू के लोगों को एजुकेशन करके ही जो है इंस्टीट्यूशन मिले हैं, चाहे वो एम्स को लेकर बहुत बड़ी एजुकेशन लर्निंग हो, उसके अलावा अगर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें उसको लेकर भी काफी जद्दोजहद करनी पड़ी हो। जम्मू क्योंकि शुरू से ही असली कश्मीर सेंट्रिक यहाँ पे पॉलिटिक्स रही है, कश्मीर कंट्रोल करता रहा है, और जम्मू को सेकेंडरी चीजें ही मिलती रही है, साफ तौर पर सबको पता है। तो ऐसे में बड़े इंस्टीट्यूशंस को लेकर जम्मू हमेशा से पीछे रहा। लेकिन 2014 के बाद केंद्र ने जब बीजेपी सरकार आई, नरेंद्र मोदी सरकार आई, तो जम्मू में भी कहीं ना कहीं जो इंस्टीट्यूशंस है बड़े बड़े आना शुरू हुए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी आया, यहाँ पर IIM आया, IIT आया, उसके अलावा एम्स यहाँ जो खुला, ये तमाम इंस्टीट्यूशन हैं और भी कई इंस्टीट्यूशन आगे पाइपलाइन में है। तो यकीनन ये केंद्र की भी एक सोच थी कि जम्मू, क्योंकि यहाँ पर एक तो मौसम की कोई दिक्कत नहीं होती, कभी भी बर्फबारी के कारण बंद नहीं होता, या फिर घाटी में जिस तरह की पहले की सिचुएशन रहती थी उस कारण भी कोई यहाँ पर तनाजे नहीं होते। तो इस कारण यहाँ पे पढ़ने के लिए बिल्कुल जो प्रॉपर एटमॉस्फेयर है वो यहाँ पर है। तो आप यहाँ पर आपको साफ तौर पर किसी भी तरह की दिक्कत यहाँ पर नहीं आती है, ये इन बच्चों का कहना था। तो अब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर भी साफ तौर पर तर्क यही है, कश्मीर में बना दीजिए, जम्मू में बना दीजिए, 2 बना दीजिए, आपके पास प्रोविजन है, आपके पास फंड्स आते हैं, तो इसको लेकर सियासत मत कीजिए। अगर आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ आप कश्मीर के ही चाहते हैं, अगर आप कश्मीर को ही हर चीज को देकर फोकस कर रहे हैं, तो फिर जम्मू कहाँ जाएगा? मुख्यमंत्री तो आप जम्मू कश्मीर के हैं। तो कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला को के बयान के बाद उनका कहने की हमें जोश बच्चों का नजर आया आज, और जिस तरह से उन्होंने बात की तो काफी स्टडी भी ये लोग करके आए थे, रिसर्च करके आए थे, ये साफ तौर पर पता लगता। जी आप बिल्कुल खुश। अगर इन तमाम तर चीज़ों से परे सियासत या लोगों के जो एहतजाज हैं उस नज़रिए से हम न देख करके इसे सच्चाई के नज़रिए से समझें, ग्राउंड रियलिटी देखें, तो जम्मू एंड कश्मीर में दोनों जगह पे यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज की जो तादाद है अलग अलग चीज़ों के लिए, वो क्या कुछ है, और क्या तालीम के जो मौक़े हैं, एजुकेशन के जो लोगों की जो ज़रूरियात ख़ास तौर पर तलबा के लिए, वो सारी चीज़ें क्या जम्मू में भी वैसी हैं जैसी कश्मीर में हैं? आमिर, अगर हम कंपैरिजन करें और कोई भी अगर प्रोफेशनल व्यक्ति को अगर यहाँ भेजा जाए कंपैरिजन करने के लिए, अगर पिछले कुछ अगर हम आप ऑलमोस्ट 1 दशक को छोड़ दें, तो उसके अलावा हमें जितने भी प्राइम जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या फिर और कोई बड़े सरकारी इंस्टीट्यूशन जो है वो कश्मीर में बेहतर नजर दिखते थे और वहीं होते थे, जम्मू में कम होते थे। और यहाँ पर कहीं ना कहीं लैकिंग ये रहती थी कि यहाँ पे पॉलिटिकल इतनी ज्यादा एम्पावरमेंट नहीं थी। आप कह सकते हैं कि यहाँ पर उस तरह से शुरू से ही जम्मू को फोकस नहीं रखा गया, तो उस कारण कश्मीर फोकस रहा। और जो भी केंद्र की सरकारें, चाहे वो अलग अलग समय में अलग अलग पार्टियों की सरकारें रही, कोलिशन की सरकारें रही, कश्मीर सबके जो है वो फोकस में रहा, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा, तो इस कारण कश्मीर को ही तरजीह दी जाती थी। लेकिन अगर हम यहाँ जम्मू की बात करें, यहाँ पर बहुत बड़ा इलाका है, बहुत बड़ा डेमोग्राफी है, और क्योंकि जम्मू में कश्मीर के भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, और हम कह सकते हैं कि बड़े सारे लोगों ने यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टीज बनाई है, तो घर है यहाँ पर, तो यहाँ पर रहते हैं। और खासतौर पर सर्दियों के समय में मैक्सिमम लोग यहाँ पर आ जाते हैं। और खासतौर पर हम मुलाजिमों की बात करें, जो कि दरबार मूव की प्रक्रिया दोबारा शुरू हो गई, शुरू से ही ये थी, तो जब भी दरबार मूव जम्मू आता था तो जो मुलाजिम थे ये यहाँ पर आ जाते थे अपने परिवारों के साथ, इसके बच्चे भी आते थे, और बड़े सारे ऐसे मुलाजिम थे
जिनके बच्चे जो है यहाँ पर, चाहे वो मेडिकल की सीटों की बात करें, वो यहाँ पर जो है वो तालीम हासिल कर रहे थे, बड़े बड़े कोर्सेज जो है वो जम्मू से करते थे, क्योंकि एक तो यहाँ पर वेदर की कोई दिक्कत नहीं थी और यहाँ की कनेक्टिविटी बेहतर थी। अगर किसी बच्चे को आगे चंडीगढ़ फॉरवर्ड जाना होता था, दिल्ली जाना होता था और किसी राज्य में जाना होता था, रेल नेटवर्क बहुत अच्छा था और एयर कनेक्टिविटी बेहतर थी। तो जम्मू कहीं ना कहीं उस तरीके से पढ़ाई के तौर से भी या फिर बाकी चीजों के तौर से ठीक रहा। लेकिन हम बड़े इंस्टीट्यूशंस की बात करें, वो हमेशा कश्मीर में दिए गए और वहीं पे ही ज्यादा फोकस भी किया गया, तो जिसको लेकर जम्मू शुरू से ही ये कहता रहा कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता रहा है, जम्मू को दूसरे दर्जे की एक लोकेशन के तौर पर जो देखा जाता है। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर केंद्र में बीजेपी की सरकार थी और जम्मू में भी बीजेपी ने ज्यादातर सीटें हासिल की और उनका दबदबा यहाँ पर रहा, तो बड़ी सारी चीजें उन्होंने यहाँ पर लाई। और जैसे कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह MOS PMO है, तो उनके भी निर्देश के अनुसार या फिर उनकी भी कई उनके विचार विमर्श के बाद या फिर कई सारी चीजों के बाद जम्मू प्रोविंस को जो है तरबियत मिली। हमने देखा कि किस तरह से किश्तवाड़ में लेवेंडर मिशन के तहत यहाँ पर अरोमा की वो लेवेंडर की खेती की गई और अरोमा मिशन जो है शुरू किया गया और बड़ा सारा कुछ CSIR के तहत बड़े सारे प्रोग्राम मिशन जो है वो शुरू किए गए। आपको मैं एक चीज और बता दूं, जम्मू की जो बासमती है, जो कि आरसपुरा सेक्टर या फिर अरनिया सेक्टर या फिर इस बेल्ट में बहुत बेहतरीन चावल होते हैं, लेकिन कभी भी उनको उस तरह से भी आप कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, ना दिलवाने की कोशिश की गई कि उसका प्रमोशन किया जा सके, इसको देश विदेश तक पहुंचाया जा सके, जिससे यहाँ पर जो किसान है उनको एक प्रोत्साहन मिले कि हमारी जो खेती है, हमारे जो चावल है, जो बहुत खूबसूरत, बहुत टेस्टी होते हैं, खाने में बढ़िया होते हैं और बड़ी डिमांड रहती है, तो इसका प्रचार सरकार करती है। तो कहीं ना कहीं हम इसको और करें, तो कहीं ना कहीं जम्मू के प्रोडक्ट्स के लिए, जम्मू की चीजों के लिए हमेशा से कमी देखी गई है, रुझान जो है उतना अच्छा नहीं देखा गया है, जिस कारण अगर हम मोस्टली देखें बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो कश्मीर में थे, लेकिन अब पिछले एक दशक में चाहे IIM हो, IIT हो, जम्मू में आया है और उसके अलावा एम्स है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और कई सारे इंस्टीट्यूशन है। लेकिन बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कश्मीर के बच्चे भी बहुत तादाद में पढ़ रहे हैं, किसी भी चीज के लिए रोक टोक नहीं। अगर हम श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी को देख लें, जो उसमें ये कहा गया कि जिसमें रिलीजन की कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट देखी गई, उसके अलावा जितने भी इंस्टीट्यूशन है यहाँ पर, उसमें कश्मीर के बच्चों की इवन हम देख सकते हैं कि ज्यादा ही तादाद में वो यहाँ पे पढ़ रहे हैं और किसका किसी ने कभी इस चीज का अपोज नहीं किया। तो यकीनन ये चीजें जो है हम देख सकते हैं, इसको देखना भी चाहिए, समझना भी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि उन चीजों में राजनीति नहीं लानी चाहिए जो कि दोनों खितों को आपस में डिवाइड करें या फिर लोगों के आपसी भाईचारे को तोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर सियासी रोटियां सेकने की कोशिश की जाती है। और पिछले कुछ समय के अगर हम चुनावी समीकरणों को देखें तो कश्मीर की पार्टी कश्मीर के लोगों को अपने साथ साधने में लगी है, जम्मू की पार्टी जम्मू के लोगों को अपने साथ साधने में लगी है, लेकिन यहाँ पे साफ तौर पे नजर यही आता है कि जिसका जैसा वोट बैंक वो वैसे स्टेटमेंट देता है, वो अपने वैसे लोगों को साथ जोड़ने की कोशिश करता है। कहीं ना कहीं इससे जम्मू कश्मीर की खूबसूरती को नुकसान होता है जब खिते डिवाइड होने की बात आती है, फिर रिलीजन के दम पर आपस में दोनों हिस्सों के लोगों को अलग दिखाने की कोशिश की जाती है। बिल्कुल। मेडिकल कॉलेज की अगर हम बात करें तो मेडिकल कॉलेज में जो रिपोर्ट सामने आई कि उसमें करीब 50-60 तंजीमें थी जिन्होंने मुखालिफत की और सड़कों पे उतरे, अलग अलग टाइम पे उन्होंने प्रोटेस्ट किया। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो कि अभी पेपर पे नहीं आया है, ये जुबानी है जो चीजें चल रही है या फिर जो भी इसके पीछे मंशा हो, क्या तंजीमें अभी सड़क पे हैं या तलबा बिरादरी, टीचर्स या स्कॉलर्स वो भी मैदान में हैं? देखिए आमिर, अगर हमें इस पर देखा, ये जो हमारे पास आज भी जो स्टूडेंट्स आए थे, ये जम्मू यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं और ये बाहर आए थे। इनके साथ कुछ जो अभी हम कह सकते हैं कि शुरुआत में अभी जिन्होंने पास आउट किया है या फिर जो अभी एडवोकेट अभी हाल ही में बने हैं, कुछ युवा वो भी सामने आए, बहुत सारे लोग, क्योंकि अगर हम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर मल्टीपल कोर्सेज होते हैं, बच्चे कर सकते हैं या करेंगे जब भविष्य में ये तय होगा। तो उनका साफ तौर पर कहना था, एक राजनीतिक तौर पर एक चुनावी रैली, आप कह सकते हैं चुनाव के समय में ये घोषणा करते थे कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में ये आएगा, पहले आप जीते बाद में हार गए, पहले इसको लेकर कोई विवाद नहीं बना, लेकिन जिस तरह से इसको लेकर अब उमर अब्दुल्ला की स्टेटमेंट आई, इसके बाद से विवाद जो है बना है। तो यकीन आने वाले समय में हमें और लोग जो है देखने को नजर सामने आएंगे। बीजेपी के साथ कांग्रेस भी इसको लेकर जो है अपनी आवाज उठा सकती है। हालांकि कांग्रेस जो है वो भीख का रास्ता अपनाने की बात कर रही है कि हम कश्मीर के लोगों को भी नाराज ना करें, वहां की भी, क्योंकि वो अलायंस है कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, तो वो पैरेलल होकर चलना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस को ये पता है कि हमारी सियासत जम्मू रीजन में है, कश्मीर में कांग्रेस का इतना जनोद्धार नहीं है, कुछ हम इक्का दुक्का लोकेशन में छोड़ दें। तो साफ तौर पे उनका यही कहना है कि ऐसी जगह को चुना जाए जो कि आप कह सकते हैं सेंटर में हो, ना कश्मीर में हो ना जम्मू में हो, जम्मू सिटी में हो, आप बीच में कहीं बना दे, उससे सारा विवाद खत्म हो जाएगा। लेकिन आज भी बच्चों ने साफ तौर ये कह दिया है कि आप यहाँ पर जम्मू में भी बना दीजिए, यूनिवर्सिटी श्रीनगर में भी बना दीजिए, बाकी राज्यों में भी 2-2, 3-3 है, तो यकीनन इसको लेकर कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी अगर आप इस राह पे चलें।
जी आप बिल्कुल, अगर इन तमाम तर चीज़ों के पीछे सियासत का काला चेहरा नहीं है और तलबा तमाम तर चीज़ों को लेकर के सामने में है, फैक्ट फिगर को देखते हुए अपने लिए अपनी जो राइट्स हैं, अपने जो मौक़े हैं, उसे वो अपॉर्चुनिटी की सूरत में देख रहे हैं, तो यकीनन इस पर गौर करना चाहिए। और जो इंतज़ामिया, एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार इसके पीछे है, उसे ये चाहिए कि दोनों जगह के नौजवान बराबर हैं, इक्वल हैं और वो अपॉर्चुनिटी चाहते हैं फ्यूचरिस्टिक, तो यकीनन उन्हें वो मौके देना चाहिए। और ये भी रूल है कि NLU यानी कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एक स्टेट में दो हो सकती हैं, और इससे पहले कई मिसालें हैं अलग अलग स्टेट की, तो यकीनन जम्मू के लिए भी और कश्मीर के लिए हो सकती हैं और इसके लिए बात भी करनी चाहिए। और इसमें बगैर किसी सियासत के सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर के एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार कहीं ना कहीं एक पेशखीमा बनाए, पेशरफ्त बनाए, आने वाले दिनों के लिए एक प्लान तैयार करे और इस सिलसिले में गौर करे, ताकि कश्मीर के बच्चे भी अपने आप को फेड आउट ना समझें या फिर ऐसा ना लगे कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। शुक्रिया, बेहतरीन मालूमात है, तमाम अपडेट के लिए ख्वाहिश। उधर लद्दाख की बात करते हैं। सबसे मशहूर चादर ट्रैक कुछ दिनों के लिए ट्रैकिंग के लिए 20 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट ले GH मोहम्मद की तरफ से यह ऑर्डर निकाला गया, जो कि लोग वहां पर ट्रैकिंग करने के लिए गए थे। उनके मुताबिक अभी सही से यहां पर दरिया का पानी जमा नहीं है और लोगों की सेफ्टी को देखते हुए चादर ट्रैकिंग कुछ वक्त के लिए बंद कर दी गई है। एडवेंचर टूरिज्म से जुड़े हुए लोगों के लिए इस वक्त थोड़ी सी रुकावट है, ताकि आने जाने वालों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, क्योंकि मुकम्मल तौर से अगर बर्फ जम जाएगी तो इसमें किसी तरह का कोई खतरा नहीं रहेगा। तो फिलहाल मशहूर चादर ट्रैक है क्या, और इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने ये चंद दिनों के लिए जो बैरियर लगाए हैं, क्यों लगाए हैं, जानने के लिए ग्राउंड पर उतरते हैं। सबसे पहले फिरोज आपसे समझने की कोशिश करें, क्या है ये खबर और क्या कुछ है ये मशहूर चादर ट्रैक का पूरा मामला। देखिए आमिर, इस वक्त अगर हम बात करें चादर ट्रैक के हवाले से, चादर ट्रैक एक फ्रोजन जो झील हम कह सकते हैं, दरिया है, जहाँ पे हर साल विंटर्स में स्पेशली जो है ट्रैकर्स खासतौर पे बर्फ से होते हुए जांस्कर का रुख करते हैं और जांस्कर से लोग जो है खासतौर पे लेह का रुख करते हैं। तो ये चादर ट्रैक स्पेशली विंटर में जो है यहाँ पे ओपन होता है। तो इस बीच देखा ये जा रहा है, क्योंकि हर वक्त ये देखा जा रहा था कि इसी टाइम पे इसी मोमेंट में जो है चादर ट्रैक अक्सर जो है स्पेशली टूरिस्ट के लिए ये ओपन किया जाता था। लेकिन इस वक्त ये जो चादर ट्रैक है उसे यहाँ पे एक नोटिफिकेशन, पब्लिक जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे जारी कर दिया गया है और बताया ये जा रहा है कि जो लोग वहाँ पे पहले गए थे उनके मुताबिक कहीं ना कहीं जो है वहां से चलना या वहां से गुजरना जो है वो इस वक्त काफी रिस्की हो सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दर्जे हरारत जो है काफी डाउन है, लेकिन उसके बाद भी जो चादर ट्रैक है उसके अंदर उसके आसपास जो बर्फ है वो नहीं जम पा रही है। उसकी वजह से कहीं ना कहीं इस वक्त देखा ये जा रहा है कि जो नोटिफिकेशन के मुताबिक उसे जो है जनवरी 20 तक के लिए जो है पूरी तरीके से यहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया है। और जितने भी ट्रैवल एजेंट हैं या जितने भी ट्रैवलर्स हैं उनसे ये एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये नोटिफिकेशन निकाला गया है कि कोई भी ट्रैवलर जो है वहां से ट्रैवल नहीं करे, क्योंकि वहां पे हादसा होने के भी चांसेस जो है वो लाहक वहां पे हो सकते हैं। तो उसी चीज को मद्देनजर कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एक प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये नोटिफिकेशन यहाँ पे निकाला गया है। आमिर, वैसे तो चादर ट्रैक में हर साल हजारों की तादाद में जो ट्रैकर्स हैं स्पेशली इसी विंटर्स में जो है वहां से ट्रैक करके जो है वहां पे जांस्कर का रुख करते हैं। लेकिन इस बार उनके लिए एक हम ये कह सकते हैं कि कुछ दिनों के लिए अब रुकना पड़ेगा यहाँ पे ट्रैकर्स को। जब 20 तारीख के बाद फिर से एक बार जो वहाँ पे जो टीम है दोबारा से वहाँ पे जाएगी, सर्वे करेगी, उसके बाद जब ग्रीन सिग्नल वहाँ से मिलेगा लोगों के लिए कि ये चादर ट्रैक जो है प्रॉपर वे पे यहाँ पे ओपन हो चुका है, तो उसके बाद ही लोगों की जो आवाजाही है फिर से एक बार वहाँ पे चादर ट्रैक पे वहाँ पे शुरू की जाएगी। क्योंकि काफी वक्त से देखा ये जा रहा है कि चादर ट्रैक स्पेशली जो है विंटर के सर्दियों के अयाम में जो वो खुलता है, जिसमें हजारों की तादाद में जो है ट्रैकर्स स्पेशली जो है जो दरिया के ऊपर से, क्योंकि पूरा जो दरिया है वो पूरी तरीके से जम जाता है। कम से कम हम कह सकते हैं कि 4 से लेके 5 इंच की जो बर्फ की जो परत है, जो लेयर है वो वहां पे बनती है। और
3-4 दिन का सफर जो है वो वहां पे रहता है, जिसमें टूरिस्ट गाइड भी उसमें होते हैं, टूरिस्ट स्पेशली खुद होते हैं। तो उनको देखते हुए, उनकी सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए इस वक्त ये प्रिकॉशनरी मेजर्स यहाँ पे उठाएगा। बिल्कुल, ये लिए बड़ी गए बात है हैं। और उठाना भी चाहिए, क्योंकि लोगों की सेफ्टी सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे अलग अलग स्टेट में फिरोज हम देखते हैं एडवेंचर टूरिज्म को बहुत ज्यादा बढ़ावा देने की कोशिश की जाती है। क्या लद्दाख के अंदर वो मौके, अपॉर्चुनिटीज हैं कि लोग एडवेंचर टूरिज्म पे जा सकें, और क्या यहाँ पे प्रमोशंस मिल पा रहे हैं खासतौर पे इस तरह की एक्टिविटीज के लिए? देखिए, एडवेंचर टूरिज्म के हवाले से बात करें, एडवेंचर लद्दाख के अंदर हर किसी कोने में अगर आप जाएंगे, हर किसी छोर में जाएंगे, तो एडवेंचर ही एडवेंचर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। क्योंकि स्पेशली अगर ट्रैकर्स के हवाले से बात करें, कुछ ऐसे ट्रैक्स हैं जो स्पेशली यहाँ पे समर्स में खुलते हैं, उसमें समर ट्रैकिंग यहाँ पे की जाती है। लेकिन विंटर के हवाले से एडवेंचर, सबसे बड़ा एडवेंचर यहाँ पे लद्दाख के अंदर अगर हम बात करें, एडवेंचर यहाँ का आइस है, यहाँ की बर्फ जो है वो देखने के लिए लोग दूर दराज इलाकों से आते हैं। और स्पेशली उन एडवेंचर्स के लिए देखते हुए खेलो इंडिया को लेकर भी अब जो है वहाँ पे लेह लद्दाख के अंदर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है खासतौर पे लद्दाख के उन युवाओं के लिए। और उसके साथ साथ जिस तरीके से पिछले साल भी हमने देखा था कि बहुत सारे जो भारत के अलग अलग कोनों से जो ट्रैकर्स थे, जो प्लेयर्स थे, वो यहाँ पे आए थे। इस बार फिर उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका जो है वो यहाँ पे मिल सकता है। और उस चीज को देखते हुए कहीं ना कहीं अब जो है तमाम तैयारियां जो है लेह के अंदर खेलो होती इंडिया हैं, बिल्कुल इस चीज को फरोग देने के लिए। और ये सवाल इस वजह से भी हमने पूछा क्योंकि आमतौर पे लोगों के जहन में होता है कि जम्मू कश्मीर या हिमाचल या दूसरी जगह पे आमतौर पे टूरिज्म या एडवेंचर टूरिज्म से रिलेटेड बहुत सारे मौके हैं। हालांकि लद्दाख में जो चीजें हैं, अगर उसकी गहराई से छान पटक हो, उस चीज को सही तरीके से प्रमोट किया जाए, तो ज्यादातर लोग लद्दाख का रुख करना चाहेंगे, क्योंकि लद्दाख के पास वो कुदरती वसाइल और वो तमाम तर चीजें ऐसी है। लद्दाख का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां पे इन चीजों को प्रमोट नहीं किया जा सकता। शुक्रिया तमाम तर बेहतरीन मालूमात और तमाम तर अपडेट्स के लिए। फिरोज। यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट डिपार्टमेंट यूटी लद्दाख ने आने वाले छठे खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 आइस इवेंट्स के लिए मेन और वुमेन यूटी लद्दाख आइस हॉकी टीम के लिए सिलेक्शन ट्रायल मुनक़िद किया है। यूटी लद्दाख 20 जनवरी 2026 से आइस हॉकी, आइस स्केटिंग और फिगर स्केटिंग वगैरह इवेंट्स मुनक़िद कराए जाते रहे हैं और ये मेज़बानी भी लद्दाख को मिली है। ये तीसरा साल होगा जब यूटी लद्दाख खेलो इंडिया विंटर गेम्स के लिए इस हिस्से की मेज़बानी करता हुआ नजर आएगा। यूटी लद्दाख में फरवरी 2024 के IWG में स्केटिंग और आइस हॉकी जैसे आइस इवेंट्स की कामयाबी के साथ मेज़बानी की थी। तस्वीरें हमने आपसे साझा की थी, शेयर की थी। अलग अलग क्लब के ज़रिए, अलग अलग खिलाड़ियों के ज़रिए मुल्क भर इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी यहाँ पे शामिल हुए थे। और आज जो ये ट्रायल सिस्टम हुआ है, जहाँ पे अलग अलग जगह के लोग अपनी हुनर, अपनी काबिलियत दिखाते हुए नजर आए, जिसमें से यूटी लद्दाख टीम की नुमाइंदगी करने के लिए खेलो इंडिया विंटर गेम्स के लिए सिर्फ 20 खिलाड़ियों को चुना जाएगा। और इसी तरीके से 11 जनवरी 2026 को करगिल में भी एक सिलेक्शन ट्रायल मुनक़िद किया जाएगा। यानी अगर साफ लफ्ज़ों में इसे समझिए तो एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है लद्दाख के नौजवानों के लिए, क्योंकि छठे खेलो इंडिया विंटर गेम्स के लिए अगर जिस नौजवान को इसमें मौका मिलता है, जिसके अंदर काबिलियत है, जिसके अंदर हुनर है, यकीनन वो मुल्क की नुमाइंदगी कर सकता है और लद्दाख को आगे लेकर के खुद अपना नाम और लद्दाख का नाम रोशन कर सकता है। जो ये सिलेक्शन अभी हम कर रहे हैं, ये यूटी लद्दाख टीम के लिए हम लोग कर रहे हैं सेलेक्टेड। और तो ये हमने 2 दिन बिफोर हम करगिल में भी गए थे, वहाँ से भी हमने सेलेक्ट किया, सभी बच्चे वहाँ से भी सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पर ये जो रिंग, ये जो अभी यहाँ सेलेक्ट हो रहा है, ये इंडियन रिंग जो यहाँ पर टूर्नामेंट होगा। और यहाँ लद्दाख में 3 रिंग है। एक तो ये इंडियंस, दूसरा लद्दाख स्पोर्ट रिंग है और तीसरा ये इंडिया है। तो इंडिया में ज़्यादातर हम नो स्पीड स्केट की ट्रेनिंग चलते हैं और लद्दाख स्पोर्ट में तो हॉकी का ट्रेनिंग चलता है और यहाँ पर टूर्नामेंट और ये कोचिंग, ये चीज़ें हैं। जी नमस्कार, मेरा नाम टुन्नू नमजल, मैं सिलेक्शन कमेटी का एक मेंबर हूँ। मेरे साथ 2 और लोग एक डिपार्टमेंट का, एक एजुकेशन विभाग की तरफ से। तो हमने ये जो ट्रायल जो ले रहा है, ये यूटी लद्दाख टीम के लिए ले रहा है। 20 तारीख से खेलो इंडिया विंटर गेम यहाँ लद्दाख में हो रहा है। तो हम
यूटी लद्दाख का टीम बना रहा है। 11 तारीख को हमने करगिल में सिलेक्शन किया था, वहाँ पे 60 कुछ आया था लड़कियों का, और लड़कियों का 54 ऐसे कुछ आया था। यहाँ पे अभी लड़के का 23 आया है, उसमें से हमने इस बार अनफॉर्चुनेट वो हुआ कि 18+2 ही है, तो बड़ा टफ कंपटीशन है। जो सिलेक्शन कमेटी को कैसे सिलेक्शन होगा, किस बेस पे सिलेक्शन होगा, वो हम तीनों बैठ के डिस्कस किया, क्योंकि इसमें हॉकी से जैसे हॉकी खेलते हैं हमारे स्टेट के लिए, यूटी के लिए खेलना है, तो हम चाहते हैं कि टॉप प्लेयर टॉप टीम ही जाए। शोपियां में इस बार सर्दी का मौसम मामूल से थोड़ा मुख्तलिफ रहा, लेकिन उसकी तरफ आने की कोशिश करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि लद्दाख जम्मू कश्मीर का अलग अलग कोना बिल्कुल उसी तरीके से ठंडी और बहुत ज़्यादा ठंडी, यानी कि डीप, बिल्कुल बर्फीली ठंडी। लेकिन इस वक्त लद्दाख के अंदर इस ठंड का फ़ायदा उठा करके एक खेल सबसे ज़्यादा मशहूर हो रहा है और इसे प्रमोट करने की कोशिश, ख़ास तौर पे 2-4 साल से तो आपने ज़रूर सुना होगा। लद्दाख के अंदर इससे पहले के एलजी उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मेज़बानी की थी। इस मरतबा आइस हॉकी या फिर आइस स्केटिंग वगैरह बहुत सारे ऐसे खेल हैं जिसको प्रमोट करने की कोशिश चल रही है। इसके बारे में जानकारी लेंगे, ग्राउंड पर उतरते हैं। जिगमीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिगमीत, क्या कुछ चल रहा है इस वक्त खेलों को फरोग देने के हवाले से, खास तौर पे अगर मैं लद्दाख की बात करूं सिर्फ तो? जी, जिस तरह से जो खेलो इंडिया जो विंटर गेम्स है, आपको बताता चलूं, सर्दियों में जो लद्दाख में जो है 2 गेम्स जो है, जो 2 खेल जो है वो बहुत ही मशहूर है, जो हर तबके के लोग जो है, चाहे हम सीनियर सिटीजन की या जो नौजवान की बात करें, तो दोनों जो गेम्स है खेले जाते हैं। स्पेशली जो आर्चरी और जो आइस हॉकी जो है वो खेला जाता है। तो आइस हॉकी की बात करें तो आइस हॉकी इस बार जो है खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो है एक बार फिर से लद्दाख जो होस्ट करने जा रही है। ये 3rd टाइम होगा और 6th खेलो इंडिया विंटर गेम्स है। 2024 में जो पहली बार जो लद्दाख ने जो है होस्ट किया था, इस बार जो है ये तीसरी बार है, और जो कि जनवरी 20 से लेकर 26 तारीख तक जो है ये खेलो इंडिया विंटर गेम जाएगा। और इसी को मद्देनजर देखते आज एक सिलेक्शन ट्रायल जो डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस के जानिब से यहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई थी, जहां पर अलग अलग जो क्लब्स के जो लोकल जो क्लब्स जो ले एरिया के जो लोकल क्लब्स है वो यहाँ पर आए थे, बहुत सारे जो पार्टिसिपेंट्स आए थे। तो जिस तरह से हमने जो कोशिश की उनसे बात करने की सिलेक्शन कमेटी से, तो उनका कहना है कि जो वो टॉप मोस्ट जो प्लेयर्स हैं वो सिलेक्ट करेंगे। ले और कारगिल दोनों से 20 जो पार्टिसिपेंट्स है वो टीम बनाएंगे। एक यूटी लद्दाख का जो कि कड़ी टक्कर देंगे, अलग अलग जो स्टेट से भी आएंगे पार्टिसिपेंट। अगर मैं बात करूं तो दिल्ली से आएंगे, तेलंगाना से आएंगे, महाराष्ट्र से आएंगे, हिमाचल प्रदेश से भी आएंगे पार्टिसिपेंट्स जो आइस हॉकी, स्पेशली आइस हॉकी जो खेलेंगे, और जो हरियाणा से भी आएंगे, और वो जो देंगे कड़ी टक्कर जो देंगे वो यूटी लद्दाख की। तो उसी को देखते हुए ये टीम जो है बनाएगी। और आपको बताता चलूं 3 जो लोकेशन स्पॉट्स रहेंगे लद्दाख में। एक लद्दाख स्काउट्स का एक आइस हॉकी रिंग गुपुक पर जो आइस हॉकी जो इवेंट्स है वो खेला जाएगा। जी बिल्कुल, बड़ी बात यह है कि लोगों को इस मर्तबा कोशिश ये की जा रही है कि यहाँ इन खेलों को प्रमोट किया जाए। क्या लद्दाख के अंदर नौजवानों में वो सलाहियत या फिर उस तरह की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए एक जो लगन होती है, क्या वो आपको नजर आए ग्राउंड पे? जी, आपको बताता चलूं जो है छोटे बच्चों से जो है ये जो क्यूरियोसिटी है, जो आइस स्केटिंग उनको जो स्पोर्ट्स में शौक है वो छोटे बच्चों से है। जिस तरह से बहुत सालों से जो है छोटे बच्चों को भी अलग अलग जो कोचिंग जो है जो आइस स्केटिंग का वो जो अलग अलग एसोसिएशन द्वारा, जो चाहे हम चंगतांग में जो अलग एसोसिएशन है वो चला रहे हैं, उसी तरह जो नुब्रा में है वो अलग चला रहे हैं, और ले टाउन में जो अलग अलग एसोसिएशन की तरफ से जो बच्चों को जो कोचिंग दे रहे हैं। और उसी से पता चलता है कि जो छोटे बच्चों से जो है आइस जो हॉकी जो चलाने की उनमें जो क्यूरियोसिटी है वो छोटे बच्चों से जो है वो शुरू हो रहा है। जी, मतलब ये है कि बच्चे के अंदर भी ये हुनर है और नौजवानों में ये सारी चीज़ें, रगबत, शौक नया पैदा नहीं हुआ, बल्कि ये उनके अंदर रग रग में भरा हुआ इस तरह का हुनर, और इसे प्रमोट करने की कोशिश भी चल रही है। यकीनन आने वाले दिनों में इसका आउटपुट भी देखने को मिलेगा। शुक्रिया तमाम मालूमात के लिए जिगमीत।
शोपिया में वहां की बात कर लेते हैं। शोपिया ही नहीं, जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में सर्दी का मौसम मामूल से थोड़ा मुख्तलिफ है। वक्त पर बर्फबारी की कमी ने किसानों और बागबानों को थोड़ा परेशान किया। वजह भी है कि बर्फबारी नहीं होगी तो फिर पानी कैसे मिलेगा। कुछ किसानों का कहना भी है कि मैदानी इलाकों में अब तक तकरीबन कोई भी बर्फबारी नहीं हुई है। यहाँ तक कि ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का लेवल बहुत कम रहा है। यानी अगर पानी वहां से पिघल करके नीचे आएगा भी, वैसे आता तो बहुत कम है, लेकिन अगर आएगा भी तो पीने के पानी की जरूरियात भी पूरी नहीं हो पाएंगी। सिंचाई के तो छोड़ दीजिए, शोपिया के बागवानी सेक्टर के लिए शदीद तशवीश का मामला बनता जा रहा है। और इस जिले की इकोनॉमी की रीढ़ यही है, यानी सिंचाई नहीं होगी तो फिर मामला कैसे आगे बढ़ेगा। यानी लोगों का जो मसला है वो बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा, खासतौर पे एग्रीकल्चर के हवाले से। जो बर्फ ना आने की है, इसके कई सारे वजूहात हैं और इन वजूहात के साथ साथ ये कई खतरात को भी जन्म देती है। खासकर हमारा जो शोपियान डिस्ट्रिक्ट है ये होली एंड सोली डिपेंडेंट है हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर सेक्टर पे। अगर बर्फ ना आएगा, अगर ये रहमत बारान अल्लाह ताला आसमान से नाजिल ना करेगा तो हमारे लिए बहुत सारे खतरात का सामना हमें आगे करना पड़ेगा फ्यूचर में। खासकर हमारा जो यहाँ पर पानी का सोर्स है वो यही बर्फ ही है। हमारे बागात जो मैंने कहा होली सोली डिपेंडेंट है हम बागात पे, तो हमारा जो पैदावार होता है या चाहे वो सब्जियाँ होती है या कोई फ्रूट उगाते हैं हम या मतलब एप्पल उगाते हैं हम, या तो इसको दारमदार भी पानी से ही। अगर बर्फ ना आएगा तो पानी कहाँ से आएगा। फिलहाल क्या कुछ खदशात है, इस हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। जुनैद हमारे साथ। जुनैद, क्या कुछ है किसानों की प्रॉब्लम जिस तरीके से सामने आ रही है बर्फबारी या बारिश के हवाले से? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर हम जिला शोपियान की बात करेंगे तो जिला शोपियान जिसे जो है पहाड़ी जिला ही कहा जाता है, और न सिर्फ पहाड़ी जिला, और इसे अगर हम हॉर्टिकल्चर सेक्टर की बात करेंगे तो हॉर्टिकल्चर सेक्टर के में जो है रीढ़ की हड्डी माना जाता है, क्योंकि 90% से ज्यादा लोग जो है हॉर्टिकल्चर सेक्टर से ही वाबस्ता है। और यहाँ की जो इकानमी, यहाँ की जो माइशत है वो हॉर्टिकल्चर पे ही डिपेंड है। और मैं आपको बता दूं कि लगातार हम देखते आ रहे हैं कि पिछले कई महीनों से जो लॉन्ग ड्राइव पर चल रहा है पूरे वादी कश्मीर में, और वादी कश्मीर के साथ साथ जिला शोपियान के अंदर, और जिला शोपियान में अभी तक जो है आज जनवरी 13 और अभी तक मैदानी इलाकों में जो है कहीं पे भी बर्फबारी जो है देखने को नहीं मिले। अगर हम पहाड़ों की बात करेंगे तो पहाड़ों में जिस तरह से गुज़श्ता सालों से बर्फबारी देखने को मिल रही थी, लेकिन इस साल जो है उस तरह की बर्फबारी भी नहीं देखने को मिली। अगर हम पहाड़ी इलाकों की बात करेंगे तो यही जो है 5 से 6 इंच की बर्फबारी देखने को मिली, और वो भी अब जिस तरह से दिन को जो है धूप देखने को मिल रही है वो भी अब जो है पिघलने की कगार पे है। तो मैं आपको बता दूं, मतलब मसला साफ है कि अगर बर्फबारी नहीं होगी तो लोगों को पानी नहीं मिलेगा। और ये मसला सिर्फ शोपिया में नहीं, चूंकि शोपिया एक हब है और यहाँ पे एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर का शोबा मुतासिर हो सकता है बड़े पैमाने पर हजारों लाखों लोगों के लिए, तो यहाँ पे एक बड़ी संजीदा एक विषय बना हुआ है। लेकिन पूरे जम्मू कश्मीर की सूरत हाल यही है और इस चीज के लिए फौरी तौर पर इकदाम करने होंगे, वरना जम्मू कश्मीर में सिंचाई के लिए पानी की तो छोड़ दीजिए, पीने का पानी भी नसीब नहीं होगा, और उसकी मिसालें देखने को मिल रही है। शुक्रिया जुनैद तमाम बेहतरीन अपडेट्स के लिए। ये वो चीजें हैं जिस पे गौर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन इस पे गौर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज लोहरी का त्यौहार बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर क्यों पीछे रहेगा? सांबा के इंटरनेशनल बॉर्डर पर मुकामी लोगों और बीएसएफ के जवानों ने मिलकर लोहरी का त्यौहार मनाया, और इस मौके पर एमएलए देवेंद्र कुमार मानियाल की मौजूदगी साफ तौर पर देखने को मिली। फिलहाल एमएलए देवेंद्र कुमार मानियाल और आम लोगों ने कहा कि बीएसएफ के जवान घर परिवार से दूर रहकर सरहद की हिफाजत करते हैं, तो लोहरी का ये त्यौहार उनके साथ ही मनाते हैं, और इसीलिए हम खुशी से शांति से ये सभी के सभी त्यौहार मनाते हैं ताकि हमारे जवानों का हौसला बना रहे। बीएसएफ के जवान के अलावा गांव के लोग और दूर दराज के लोग इस तरह के प्रोग्राम या इस तरह के त्यौहार में शामिल होते नजर आए, और उन्होंने कहा कि गांव के लोग, उनकी मोहब्बत, उनकी मिठास सरहदी जवानों के साथ अगर मिल जाए तो यकीनन उन्हें भी अपने परिवारों से दूर होने का किसी भी तरह की चिंता नहीं होगी या किसी भी तरह का एक खौफ नहीं सताएगा। तो लोहरी का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये वक्त है क्योंकि इस टाइम पे लोहरी जलाई जाती है। गुरदास से जुड़ेंगे, गुरदास ग्राउंड से जुड़े हुए हैं इंटरनेशनल बॉर्डर से। गुरदास, क्या कुछ है लोहरी के त्यौहार के हवाले से और क्या देख पा रहे हैं, क्योंकि आपके पीछे धुआं और आग, लोहरी का ये जश्न साफ तौर पे दिख रहा है।
जी बिल्कुल अमीर, आपको बता दें कि जिस तरह से लोहड़ी का पर्व जो है पूरे नॉर्थ ईस्ट में जो है वो बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। अगर हम बात करेंगे कि इस त्योहार का जो है बहुत ही खासा इंतजार जो है लोगों को रहता है। और अगर हम बात करते हैं आज जो है कि देश भर में लोहड़ी का पर्व जो है वो मनाया जा रहा है। बाजारों की बात करूंगा, बाजार जो है वो सजे हुए थे और बाहरी राज्यों से भी लोग आकर जो यहाँ पर रेवड़ी और मूंगफली और कई प्रकार की जो अलग अलग जो वस्तुएं जो है कि लोहड़ी सामग्री में इस्तेमाल की जाती हैं वो लगाई हुई थी। और अगर हम बात करते हैं, लोग जो है बाजारों में पहुंचे और खरीदारी की और अब जो है ये पर्व जो है वो धूमधाम के साथ जो है वो मनाया जा रहा है। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि एक घर में मेरी मौजूदगी है जहां पर जो है कि लोहड़ी पर्व जो है बड़ी ही धूमधाम के साथ जो है वो मनाया जा रहा है। अगर हम इस त्योहार की जो है कि महत्वता की बात करेंगे, ये त्योहार जो है कि जब भी कोई खुशी घर में आती है उन घरों में जो है कि पहली लोहड़ी जो है बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। एक दूसरे के घरों में जाया जाता है और वहां पर लोहड़ी जो है वो बांटी जाती है। शाम के समय में जो है कि लोहड़ी को जो है वो जलाया जाता है, दहन किया जाता है। और इस वक्त मैं आपको बता दूं कि एक घर में जो है खुशी का माहौल है। लोहड़ी का पर्व जो है पूरे ही घर के परिवार जो है वो मिलजुल कर जो है मना रहे हैं। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें, आप ये एक परिवार जो है कि वो लोहड़ी का पर्व मना रहे हैं और देख सकते हैं किस तरह से लोहड़ी का ये पर्व मनाया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। जी अमीर, बड़ी बात यह है कि ये जश्न, ये खूबसूरती, ये सौहार्द पूरे मुल्क में नजर आ रहा है और लोहड़ी का ये जश्न हर तरफ साफ तौर पे। लोगों के रिएक्शंस क्या हैं, क्या कुछ मनोकामनाएं हैं, क्योंकि लोग इस टाइम पे लोहड़ी के त्यौहार के साथ अपनी जिंदगी की खुशियां या शुरुआत करते हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि ये खुशियों का एक त्योहार होता है। हर साल इसका जो इंतजार जो है वो किया जाता है। और अगर हम बात करेंगे सांबा जिला की इंटरनेशनल बॉर्डर से लेकर शहरों में और गांव में जो है ये त्योहार जो है बड़ी ही उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ से अगर हम बात करेंगे कि कुछ स्थानीय लोग भी हैं जो इस वक्त एक परिवार में जो मौजूद हैं और एकत्रित होकर जो है ये त्योहार जो है वो बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। हम इनसे बातचीत करते हैं। जी अपना नाम बताइए, क्या क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम सतनाम सिंह है जी। तो ये हमारा लोहड़ी का त्योहार बहुत ही खुशियों का त्योहार है। तो हम सारे भाईचारा सभी मोहल्ला निवासी वाले इकट्ठे हो गए ये त्योहार बहुत खुशी से मना रहे हैं। और मेरी सबसे पहले सबसे ये गुजारिश है कि ये वाला त्योहार खुशी से मनाना चाहिए और सबको मिलजुल के रहना चाहिए। हैप्पी लोहड़ी सबको। बिल्कुल, यहाँ से एक तो एक दूसरे को मुबारकबाद देने का सिलसिला और ये खूबसूरत सा त्यौहार और इस टाइम पे लोहड़ी का जलता हुआ ये रोशनी जो चारों तरफ चमक रही है, ये आने वाले हिंदुस्तान की वो रोशनी है जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। शुक्रिया तमाम तरह मालूमात के लिए और तमाम तरह अपडेट्स के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, में दीजिए इजाजत। देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख।